देखिए, आज हम शुरू करेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। देखिए, इसको कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। इसका अधिनियम संख्यांक है 6, 2007 का 6। इसका अधिनियम संख्यांक है 2007 का 6 नंबर का एक्ट है ये। दूसरा, ये भारत के गणराज्य बनने के 57वें वर्ष में लागू हुआ। ये भी याद रखना, कौन से वर्ष में? 57वें वर्ष में लागू हुआ। इसके अलावा ये अधिनियम जो है 10 जनवरी 2007, ये याद रखना है आपको, 10 जनवरी 2007 को बन करके तैयार हुआ और 1 नवंबर 2007 से ये अधिनियम लागू हुआ। ये 2-3 कुछ डेटें हैं जो आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ, सेक्शन 1 है इसका। सेक्शन 1 जो है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ से संबंधित है। तो अधिनियम का नाम कहता है कि भैया अधिनियम का नाम क्या है। पहला क्लॉज कहता है इस अधिनियम का नाम क्या है। इस अधिनियम का पूरा नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। जो ऊपर लिखा है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, इसका पूरा नाम है। इसका विस्तार कहाँ है? दूसरा कहता है विस्तार। इस अधिनियम का जो है विस्तार कहाँ कहाँ होगा? संपूर्ण भारत पर। इस अधिनियम का विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत पर। याद रखना है, इसका विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है। लेकिन इसमें अपवाद है, परंतु इसका एक अपवाद है, ये याद रखना है आपको। अपवाद के कहाँ लागू नहीं होता है, ये लिखा है पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के रेनोसाव जनजाति को लागू नहीं होता। तो पांडिचेरी, ये याद रखना है आपको। पांडिचेरी की एक जनजाति है जिसको संघ राज्य क्षेत्र है पांडिचेरी। ये तो आप जानते हैं पांडिचेरी कैसा राज्य है, संघ राज्य क्षेत्र है। उसकी रेनोसाव ये लिखा है, ये आपको रखना है। रेनोसाव जो जनजाति है उन पर ये लागू नहीं होता, ये आपको याद रखना है। ये बात है, संपूर्ण भारत में तो लागू होता है, लेकिन पांडिचेरी जो संघ राज्य क्षेत्र है उसकी रेनोसाव जो जनजाति है उस पर ये अधिनियम लागू नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। अब ये कहता है कि कब प्रवर्त होगा, ये कहता है उस तारीख से प्रवर्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। कौन नियत करे? केंद्र सरकार। काय में? राजपत्र में। तो राजपत्र में जो भी अधिसूचना निकाले उस तारीख से ये लागू होगा। और वो तारीख कौन सी है, ये अपन ने ऊपर पढ़ लिया है। 1 नवंबर 2007 से ये लागू हुआ। ठीक है, ये इसका था पहला पहला सेक्शन। उसके बाद देखिए दूसरे जो सेक्शन है उसमें परिभाषाएं दी गई। सेक्शन जो 2 है उसमें क्या दी गई हैं? परिभाषाएं दी गई हैं कुछ। देखिए, पहली जो है A जो है, तो A में काय की परिभाषा दी गई? A में बालक की परिभाषा दी गई कि बालक कौन है। देखिए, बालक कौन है, इसमें लिखा है बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, यदि वह पुरुष है तो 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और यदि वह नारी है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। तो बालक कौन है? यदि पुरुष की बात करें, ये कहता है अगर पुरुष की बात करते हैं, पुरुष तो जिसने कितनी वर्ष की आयु नहीं की है? 21 वर्ष। और यदि स्त्री की या नारी की बात करें, नारी या स्त्री की बात करते हैं, तो जिसने कितनी वर्ष की आयु पूरी नहीं की? 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 21 वर्ष से कम उम्र का पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री या नारी, महिला किस में आते हैं? बालक की परिभाषा में आते हैं। यानी बालक की परिभाषा में पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं। बालक की परिभाषा में पुरुष भी आते हैं और स्त्री भी आती हैं। तो ये याद रखना, बालक की परिभाषा में पुरुष भी आते हैं और स्त्री भी आती है। कौन से पुरुष आते हैं? आप जानते हैं शादी की उम्र लड़कों के लिए कितना है? 21 वर्ष, और लड़कियों के लिए क्या है? 18 वर्ष, इसीलिए ये वाली एज है। तो बालक में पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं। कौन से पुरुष? जिन्होंने 21 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, और कौन सी नारी? जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। ठीक है, देखिए B देखिए। अब इसके बाद B कहता है बाल विवाह, इंपॉर्टेंट परिभाषा है बाल विवाह। बी में काय की परिभाषा दी गई है? बाल विवाह की परिभाषा दी गई है
कि बाल विवाह का क्या है। ये ऊपर की परिभाषा को इसी में जोड़ दीजिए, उसी तरीके का है। देखिए क्या कहता है। दूसरा कहता है बाल विवाह से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई बालक है। बंधन, विवाह क्या होता है? विवाह बंधन ही तो होता है जिसमें दो लोग जुड़ते हैं एक साथ। तो विवाह क्या है? एक बंधन है। दूसरे क्या कह रहा है? बाल विवाह से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से, ये क्या कह रहा है? दोनों पक्षकार, दो ही तो पक्षकार होते हैं, वर और वधू, पक्षकारों में से कोई बालक है, यानी दोनों में से कोई भी बालक हो सकता है, चाहे लड़का हो सकता है चाहे लड़की हो सकती है, यानी नाबालिग है। शादी के लिए नाबालिग की, नाबालिग का मतलब यहाँ शादी की बात कर रहे हैं अपन, 18 वाली उम्र वाली नाबालिग नहीं कर रहे, शादी के लिए नाबालिग है। यानी लड़का है तो 21 वर्ष से कम आयु का और स्त्री है तो 18 वर्ष से कम आयु की है। दोनों में से कोई भी। तो ऐसा विवाह क्या कहलाता है? ऐसा विवाह बाल विवाह कहलाता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि दोनों ही नाबालिग हो तभी बाल विवाह होगा। बाल विवाह में दोनों में से कोई एक भी अगर नाबालिग है, अगर लड़की है वो 18 वर्ष से कम की है तो भी वो बाल विवाह होगा, भले ही लड़का 21 साल से ऊपर का हो। या मान लीजिए लड़का है जो 21 वर्ष से कम का, 20 साल का, और लड़की 18 साल की ऊपर की है तो भी वो बाल विवाह की श्रेणी में आएगा। तो दोनों में से कोई भी एक पक्षकार हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं और दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। तो ऐसा विवाह क्या कहलाता है? ऐसा विवाह बाल विवाह कहलाता है, याद रखेंगे। तो दोनों में से कोई भी पक्षकार, बंधन में आने वाले, बाल विवाह क्या है? बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई भी एक बालक है। दोनों में से कोई भी पक्षकार बालक की परिभाषा में अगर आता है, बालक का मतलब वही है 21 और 18 वर्ष से कम आयु का है, तो ऐसा विवाह क्या कहलाता है? ऐसा विवाह बाल विवाह कहलाता है। अब सी जो है, बंधन में आने वाले पक्षकार की परिभाषा लिखिए। बंधन में आने वाले पक्षकार, सी का की परिभाषा है। बंधन में आने वाले पक्षकार को परिभाषित किया गया कि बंधन में आने वाले पक्षकार कौन होते हैं। देखिए इसमें, इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है विवाह के संबंध में बंधन में आने वाले पक्षकार से पक्षकारों में से कोई भी ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है जिसका विवाह उसके द्वारा अनुष्ठापित किया जाता है या किए जाने वाला है। तो ये क्या कह रहा है? अनुष्ठापित किया जाता है या किया जाने वाला है, दोनों सिद्ध, किया जाने वाला है। तो बंधन में आने वाले पक्षकार का अर्थ क्या है? बंधन का मतलब है दो जब लोगों की शादी हो रही है तो वो बंधन में बंधे ना, उसका अर्थ है। अनुष्ठापित का अर्थ क्या होता है? कि विवाह संपन्न होने वाला है या विवाह संपन्न किया जाता है, किसी व्यक्ति का विवाह संपन्न किया जाता है या फिर संपन्न होने वाला है। तो दोनों, वो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है बंधन में आने वाले पक्षकार, मतलब जो लोग जब आपस में जुड़ रहे हैं, शादी होती है तो बंधन में आते हैं, दो लोग आपस में जुड़ते हैं, तो उसी के बारे में कह रहा है, चाहे उनका विवाह हो गया हो या होने वाला हो। तो ऐसे पक्षकारों को क्या कहते हैं? ऐसे पक्षकारों को कहते हैं बंधन में आने वाले पक्षकार। बंधन में दो लोग आएंगे ना, वर और वधू, जब शादी होगी, या तो शादी हो चुकी है या होने वाली है ना, इनका विवाह हो रहा है ना, या तो हो रहा है विवाह, मतलब चल रहा है, हो रहा है, या फिर होने वाला है आगे। तो ऐसे पक्षकार क्या कहलाते हैं? ऐसे पक्षकार बंधन में आने वाले पक्षकार कहलाते हैं कि विवाह की प्रक्रिया चल रही, शादी बढ़िया हो रही है, बारात जा रही है लड़के, है ना, इस तरीके से, या फिर तैयारियां हो रही हैं, आगे की डेट फिक्स हो गई है, दोनों इस तरीके से। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को कहते हैं बंधन में आने वाले पक्षकार। अभी भैया बोले शाम को शादी होना है, जाने वाले हैं, बारात जा रही है, ये क्या है? कि अनुष्ठापित किया जा रहा है ना, और आगे की डेट होती है तो वो क्या कह रहा है? किया जाने वाला है ना, दोनों चीज़ें। तो अनुष्ठापित किया जाता है या किया जाने वाला है, आगे तारीख तय हो गई है। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को कहते हैं बंधन में आने वाले पक्षकार। एक परिभाषा और देख लीजिए इसमें, डी कहता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, जैसे नाम से स्पष्ट है, प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब ऐसा अधिकारी जो बाल विवाह को रोकता है।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कौन है? जो बाल विवाह को रोकता है। अब आगे इसका लिखा हुआ है, देखिए ये क्या कहता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के अंतर्गत धारा 16 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है। तो यहाँ तो केवल इतना बताया गया कि धारा 16(1) के अधीन नियुक्त अधिकारी, ये याद रखना है आपको, नियुक्त अधिकारी 16(1) में पढ़ेंगे। फिर इसको अधिकारी कौन सा कहलाता है? क्या कहलाता है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कहलाता है। ये आपको याद रखना है, ये कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कौन है। क्वेश्चन यही आएगा कि धारा 16(1) के अधीन नियुक्त अधिकारी, धारा 17(1) के अधीन नियुक्त अधिकारी, या 17-16 ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये याद रखना है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कौन है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी वह अधिकारी हो जो धारा 16(1) के अधीन नियुक्त किया जाता है। किस रूप में? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। ऐसा व्यक्ति बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कहलाता। अब देखिए, अब देखेंगे आगे 2D नहीं, डी तो देख लिए, ई सॉरी 2E देखेंगे। 2E, डी में तो था बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, 2E देखना है। 2E में है जिला न्यायालय। जिला न्यायालय ये बताता है कि भाई जिला न्यायालय में कौन कौन आता है। देखिए इसको पढ़ते हैं। ये कहता है जिला न्यायालय से अभिप्रेत है ऐसे क्षेत्र में जहां कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के धारा 3 के अधीन स्थापित कुटुंब न्यायालय विद्यमान है, ऐसा कुटुंब न्यायालय। और किसी ऐसे क्षेत्र में जहां कुटुंब न्यायालय नहीं है किंतु नगर सिविल न्यायालय विद्यमान है, वहाँ वह न्यायालय। और किसी अन्य क्षेत्र में आरंभिक अधिकारिता रखने वाला प्रधान सिविल न्यायालय और उसके अंतर्गत ऐसा कोई अन्य सिविल न्यायालय भी है जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करे जिसे ऐसे मामलों के संबंध में अधिकारिता है जिसके बारे में इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जाती है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कौन कौन आता है। सबसे पहले तो ये कहता है कुटुंब न्यायालय। आजकल तो कुटुंब न्यायालय स्थापित हो चुके हैं। एक मिनट, कुटुंब न्यायालय, कुटुंब न्यायालय ये तो आपको पता ही है, आपकी सब जगह अब कुटुंब न्यायालय स्थापित हो चुके हैं। तो ऐसा न्यायालय जो कुटुंब न्यायालय, पारिवारिक जो मैटर होते हैं वो कुटुंब न्यायालय में ही जाते हैं। तलाक वगैरह, बाल विवाह, विवाह संबंधी समस्त जो है, दत्तक वगैरह सारे विवाह जो मैटर होते हैं वो कुटुंब न्यायालय में ही चलते हैं आजकल। तो कुटुंब न्यायालय अगर किसी जगह स्थापित हो चुके हैं तो कुटुंब न्यायालय अर्थ लगाया जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ कुटुंब न्यायालयों की स्थापना अगर नहीं हो पाई है तो वहाँ का कुटुंब न्यायालय नहीं है, तो नगर सिविल न्यायालय। तो कौन सा? नगर का जो सिविल न्यायालय होता है, नगर सिविल न्यायालय। तो वहाँ का जो सिविल न्यायालय है नगर सिविल न्यायालय, यानी जिला सिविल न्यायालय जो होता है वो, ठीक है। नगर का अर्थ है जिला सिविल न्यायालय, जो जिले में सिविल न्यायालय होता है ना, वो माना जाएगा। पहला तो कुटुंब न्यायालय अगर है तो कुटुंबी न्यायालय अर्थ है। अगर नहीं है, किसी कारणवश कोई जगह ऐसी जाएगी कि नहीं बचे हैं, तो फिर नगर सिविल न्यायालय को क्या माना जाएगा? जिला न्यायालय माना जाएगा। नगर सिविल न्यायालय है। और वहाँ जहाँ किसी अन्य क्षेत्र में आरंभिक अधिकारिता रखने वाला प्रधान सिविल न्यायालय। और मान लीजिए नगर सिविल न्यायालय भी नहीं है तो आरंभिक अधिकारिता रखने वाला सिविल न्यायालय, प्रधान सिविल न्यायालय। कैसा न्यायालय? प्रधान सिविल न्यायालय, प्रधान सिविल न्यायालय भी आएगा। या फिर राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट न्यायालय, राज्य सरकार द्वारा मिटा दें इसको, द्वारा राजपत्र में विनिर्दिष्ट न्यायालय, ठीक है। विनिर्दिष्ट अकेला लिख दिया उसमें, विनिर्दिष्ट न्यायालय। विनिर्दिष्ट क्या है? न्यायालय। तो कौन कौन आता है ये याद रखना है आपको। अब देखिए 4 तरीके के न्यायालय आ सकते हैं इसमें। पहला तो कुटुंब न्यायालय अगर है तो कोई बात ही नहीं, कुटुंब न्यायालय ही माना जाएगा, जिला न्यायालय है ना। और अगर कुटुंब न्यायालय नहीं है किसी कारणवश तो नगर सिविल न्यायालय को माना जाएगा जिला न्यायालय।
और मान लो अगर नगर सिविल न्यायालय भी नहीं है तो आरंभिक अधिकारिता रखने वाला प्रधान सिविल न्यायालय क्या माना जाएगा, जिला न्यायालय माना जाएगा। और मान लीजिए या फिर जो कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जो निकाली जाती है उसके अधीन अगर अन्य कोई न्यायालय स्थापित किया जाता है इस अधिनियम की जो प्रक्रिया है उसको लागू कराने के लिए, तो ऐसा न्यायालय भी इसके अंतर्गत आता है। तो 4 प्रकार के न्यायालय आते हैं, आपको याद रखना, कुटुंब न्यायालय, नगर सिविल न्यायालय, आरंभिक अधिकारिता रखने वाला प्रधान सिविल न्यायालय और राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में विनिर्दिष्ट कोई न्यायालय इसके अंतर्गत आता है जो इस अधिनियम के अधीन कार्रवाइयाँ करने के लिए सक्षम है। तो ऐसे न्यायालयों को क्या माना जाता है, ऐसे न्यायालयों को जिला न्यायालय माना जाता है। ऐसे न्यायालय जिला न्यायालय की परिभाषा में आते हैं, ये आपको याद रखना है। तो 4 प्रकार के न्यायालय आते हैं, ये याद रखना है। इसके बाद 2F है परिभाषा। 2F जो है अवयस्क की परिभाषा दी गई कि भाई अवयस्क कौन होता है। देखिए अवयस्क कौन होता है ना, अवयस्क तो आप जानते ही, अवयस्क कौन होता है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखना है, यहाँ क्या था, यहाँ की परिभाषा क्या कहती है, अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम 1875 के उपबंधों के अधीन यह माना जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है। तो याद रखना है अवयस्क किसको माना गया, जिसने वयस्कता अधिनियम, कौन सा अधिनियम, वयस्कता अधिनियम, यही याद रखना है, अधिनियम, वयस्कता अधिनियम है जो आपका 1875 के अधीन, यही शब्द याद रखने हैं, अधीन वयस्कता प्राप्त नहीं की है, प्राप्त नहीं की है, यही शब्द याद रखने। यहाँ ये आंसर नहीं लगा देना, आंसर आया कि 18 वर्ष से कम। तो यहाँ लेकिन हालांकि अर्थ तो वही है, इसमें भी वही लिखा है, लेकिन आपको परीक्षा में अगर दोनों आंसर आते हैं कि 18 वर्ष से कम और वयस्कता अधिनियम के अधीन जिसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है, तो कौन सा आंसर लगाओगे, यही लगाओगे। आंसर सही कौन सा माना जाएगा, यही माना जाएगा, ठीक है ना। तो जो लिखा है वही आंसर आपको लगाना है। अगर आंसर आता है कि वयस्कता अधिनियम के अधीन जिसने वयस्कता प्राप्त नहीं की, 18 वर्ष से कम, 21 वर्ष से कम, तो कौन सा आंसर लगाओगे। तो आप वैसे तो देखा जाए टेक्निकली दोनों ये आंसर सही है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आंसर कौन सा सही होगा, आंसर आपका यही सही माना जाएगा जो डायरेक्ट में लिखा है, जैसी जिस भाषा में उसको दिया गया है वही भाषा में ठीक माना जाएगा। तो अवयस्क कौन है, जिसने वयस्कता अधिनियम 1875 के अधीन वयस्कता प्राप्त नहीं की है, ऐसा व्यक्ति क्या माना जाएगा, अवयस्क माना जाएगा। देखिए फिर आगे देखिए, अब धारा 3 देखेंगे। धारा 3 है बाल विवाह का बंधन में आने वाले पक्षकारों के विकल्प पर शून्यकरणीय होना, यानी बाल विवाह का शून्यकरणीय होना। धारा 3 क्या है, बाल विवाह का शून्यकरणीय होना। शून्यकरणीय भी किसके विकल्प पर, जिनमें से कोई भी पक्षकार जो बालक है उसके विकल्प पर। तो शून्यकरणीय का अर्थ तो आप जानते हैं, ऐसा विवाह जो किसी एक पक्षकार द्वारा प्रवर्तित कराया जाता है। शून्यकरणीय क्या होता है, जो किसी एक पक्षकार के विकल्प पर प्रवर्तन नहीं शून्य कराया जा सकता है। शून्य विवाह क्या, शून्यकरणीय क्या होता है, जो किसी एक पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय कराया जा सकता है या शून्य कराया जा सकता है। ऐसा विवाह जो एक पक्षकार के विकल्प पर शून्य कराया जा सकता है, ऐसा विवाह क्या कहलाता है, शून्यकरणीय कहलाता है, या उल्टा कह लीजिए, इसको दोनों ही बातें हैं। तो बाल विवाह क्या है, बाल विवाह क्या है, शून्यकरणीय है। किस धारा के अधीन, धारा 3 के अधीन बाल विवाह को शून्यकरणीय कराया जा सकता है। कौन करा सकता है, बंधन में आने वाला कोई भी पक्षकार जो बालक है, बंधन में आने वाले पक्षकार के विकल्प पर, बंधन में आने वाले पक्षकार के विकल्प पर। और बंधन में आने वाला पक्षकार कौन है, बालक है ना। यहाँ बालक नहीं लिखा है। पहला देखिए, इसमें देखिए क्या कहता है पहला क्लॉज। पहला क्लॉज कहता है प्रत्येक बाल विवाह जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठापित किया गया हो, विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के जो विवाह के समय बालक था विकल्प शून्यकरणीय होगा। ये क्या कह रहा है, चाहे अधिनियम के लागू होने के बाल विवाह चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात, प्रारंभ याद रखना है, प्रारंभ के पूर्व किया गया हो या फिर पश्चात, मतलब ये अधिनियम जब लागू हुआ चाहे उससे पहले हो गया हो विवाह चाहे उसके बाद हुआ हो, है ना। तो बंधन में आने वाला कोई भी पक्षकार, बंधन में आने वाला पक्षकार कैसा पक्षकार, जो बंधन में जोड़ते हैं वर वधू में से कोई भी, बंधन में आने वाला पक्षकार पक्षकार यार गड़बड़ हो गया, बंधन में आने वाला पक्षकार
जिसमें से कोई भी बालक है उसके विकल्प पर शून्य करणीय होता है। मतलब दोनों में से वर या वधू में से कोई भी अगर बालक थे तो वो अपना विवाह को क्या करा सकते हैं, शून्य घोषित करा सकते हैं। किस धारा में शून्य घोषित करा सकते हैं, धारा 3 में, है ना। धारा 3 में कैसे घोषित करा सकते हैं, शून्य घोषित करा सकते हैं, शून्य घोषित करा सकते हैं। दोनों में से कोई भी करा सकता है, शून्य करणीय हो जाता है। शून्य करणीय उसी को कहते हैं जो शून्य घोषित कराया जा सकता है। तो ऐसा विवाह जिसमें बंधन में आने वाले कोई भी पक्ष का जो बालक है आप उसको क्या करा सकते हैं, शून्य घोषित। तो चाहे वो अधिनियम के लागू होने के प्रारंभ के पूर्व हो या पश्चात किया गया हो। परंतु है इसमें ऐसे बालक जो विवाह के समय बालक थे। किस समय, विवाह के समय, ये भी याद रखना है। विवाह के समय जब उनका विवाह हुआ था उस समय वो बालक थे, यानी 21 और 18 वर्ष की जैसी भी स्थिति हो, उन्होंने आयु पूरी नहीं की थी। तो ऐसे वो जो बालक हैं वो अपने विवाह को शून्य घोषित करा सकते हैं। किस धारा में करा सकते हैं, धारा 3 में करा सकते हैं, ये याद रखना है आपको। अब इसमें परंतु जुड़ा हुआ है एक, परंतु पहले क्लॉज में। परंतु क्या कहता है, देखिए परंतु कहता है किसी बाल विवाह को अकृतता की डिक्री द्वारा बातिल कराने के लिए विवाह के बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार द्वारा ही जो विवाह के समय बालक था जिला न्यायालय में अर्जी फाइल की जा सकेगी। तो ये कहता है आवेदन कौन देगा, अर्जी कौन देगा, ये कह रहा अर्जी या आवेदन कौन देगा, अर्जी लिख लीजिए, अर्जी कौन देगा, अर्जी यानी दरखास्त, आवेदन कहाँ दिया जाएगा, जिला न्यायालय में। जिला अपन ने पहले ही पढ़ा है, जिला न्यायालय। और जिला न्यायालय का अर्थ अपन पढ़ ही चुके हैं कि कुटुंब न्यायालय है ना, नगर प्रधान सिविल न्यायालय, या आरंभिक अधिकारिता रखने वाला प्रधान सिविल न्यायालय, या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई न्यायालय। तो अर्जी कहाँ लगाई जाएगी, जिला न्यायालय में लगाई जाएगी। किसके द्वारा लगाई जाएगी, इसमें लिखा है अर्जी जिला न्यायालय में अर्जी फाइल की जा सकेगी बंधन में आने वाले पक्षकार द्वारा। बंधन में आने वाले पक्षकार, बंधन में आने वाले पक्षकार द्वारा। बंधन में आने वाले पक्षकार का अर्थ है वर वधू में से कोई भी, दोनों में से कोई भी लगा सकता है। कहाँ लगाएगा, जिला न्यायालय में आवेदन लगा सकता है। तो आवेदन किसको लगाना पड़ेगा, आवेदन वर या वधू कह लीजिए आप, है ना शॉर्ट में। तो वर वधू में से कोई भी आवेदन लगा सकता है। कहाँ लगाएगा, जिला न्यायालय में लगाएगा। आवेदन किसको लगाना पड़ेगा, वर या वधू जो बालक थे। अब वर वधू ही कह रहे हैं पुनः, वैसे बंधन में आने वाले पक्षकार कहेंगे उन्हें, सही शब्द तो यही है। तो बंधन में आने वाले पक्षकारों द्वारा आवेदन लगाया जा सकता है ना। कि कहाँ लगाया जाएगा, जिला न्यायालय में लगाया जाएगा। कैसे लगाया जाएगा, आवेदन के रूप में लगाया जाएगा। इसका अब देखिए दूसरा क्लॉज देखिए। दूसरा क्लॉज कहता है यदि अर्जी फाइल किए जाने के समय अर्जीदार अवयस्क है तो अर्जी उसके संरक्षक या बाद मित्र के साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की मार्फत की जा सकेगी। ये कह रहा है कि भैया जब ये आवेदन लगा रहे हैं उस समय भी कोई अगर बालक है, अभी भी ये वयस्क नहीं हुआ है, कोई बंधन में आने वाला कोई भी पक्षकार अगर अवयस्क है, बालक है, बालक नहीं कहेंगे यहाँ, अवयस्क है, सॉरी अवयस्क है। अवयस्क का क्या अर्थ है, अवयस्क का अर्थ अपन पढ़ चुके हैं, जिसने वयस्कता अधिनियम के अधीन वयस्कता प्राप्त नहीं की, ऐसा व्यक्ति अवयस्क कहलाता है। तो जो अवयस्क है मतलब कब, आवेदन करते समय, आवेदन करते समय। अब चूंकि अवयस्क है तो फिर अर्जी तो खुद नहीं लगा सकता, ऊपर तो कह रहा है खुद लगाएगा, लेकिन चूंकि अवयस्क है तो अवयस्कों को छूट है। तो अवयस्क अगर है तो उसकी तरफ से अर्जी कौन लगाएगा, अर्जीदार अवयस्क है तो अर्जी उसके संरक्षक द्वारा, कौन लगा सकता है, संरक्षक लगा सकता है। संरक्षक कोई भी हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं या अन्य कोई रिश्तेदार हो सकता है ना। तो संरक्षक द्वारा लगाई जा सकती है। दूसरा बाद मित्र द्वारा लगाई जा सकती है, बाद मित्र जो अवयस्कों की तरफ से बाद लाते हैं उनको बाद मित्र कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा सीपीसी में। तो बाद मित्र के द्वारा लगाई जा सकती है, या फिर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। तीसरा है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, इसके माध्यम से भी लगाई जा सकती है ना। तो 3 लोग लगा सकते हैं अगर अवयस्क के मामले में। कौन कौन लगा सकता है, संरक्षक लगा सकता है पहला, दूसरा बाद मित्र लगा सकता है, तीसरा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, अगर वो अवयस्क है तभी। अगर अवयस्क नहीं है तो खुद ही करना पड़ेगा आवेदन। लेकिन अगर अवयस्क है किसी वजह से तो कौन आवेदन कर सकता है, संरक्षक, बाद मित्र और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। ये याद रखना है, 3 लोग कर सकते हैं। कौन के मामले में, अवयस्क के मामले में, ठीक है।
अब देखिए तीसरा क्लॉज, तीसरा क्लॉज क्या कहता है? तीसरा क्लॉज कहता है इस धारा के अधीन अर्जी किसी भी समय फाइल की जा सकेगी, किंतु बालक ने अर्जी फाइल करने से पूर्व वयस्क प्राप्त करने के पश्चात 2 वर्ष पूरे कर लिए हों। तो ये कह रहा है कि भैया अर्जी कब से दे सकते हैं? ये कह रहा है किसी भी समय दे सकते हैं। पहला तो कह रहा है किसी भी समय, किसी भी समय आप आवेदन कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं कि भैया इतने शादी के साल से गिने जाएंगे कि शादी के विवाह को इतना समय हो गया, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं कि शादी को इतने साल हो गए, है ना। तो किसी भी समय आप आवेदन कर सकते हैं। पहला तो ये कहता है किसी भी समय आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? कि वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष के भीतर, वयस्कता प्राप्त करने के, वयस्कता प्राप्त, ये याद रखना है आपको, करने के 2 वर्ष के भीतर आवेदन करना पड़ेगा। ये याद रखना है। कितने वर्ष के भीतर? 2 वर्ष के भीतर। वयस्कता किससे? वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष के भीतर आपको आवेदन करना पड़ेगा। यानी कि लिमिटेशन कोई नहीं है, लेकिन हाँ वयस्कता का लिमिटेशन है। वैसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई शादी हो गई थी बोले 5 साल पहले कि शादी के 2 साल बाद, ऐसा कुछ नहीं है। वयस्कता से लिमिट है कि वयस्कता आपने प्राप्त के लिए उसके 2 वर्ष के भीतर आप अपना जो विवाह है उसको पूर्ण करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आप वयस्क हो गए, वयस्कता अधिनियम के तहत जैसे भी आप वयस्क हो जाते हैं तो उसके बाद आपको 2 साल का और टाइम मिलेगा, तब आप आवेदन कर सकते हैं अपने विवाह को पूर्ण कराने के लिए। अगर आप आवेदन नहीं करते तो विवाह वैध रहेगा, क्योंकि विवाह अवैध तो होता नहीं है ना। अब बाल विवाह तो क्या बाल विवाह अवैध हो जाएगा? बाल विवाह अवैध तो नहीं होता, लेकिन दंडनीय है ना, दंडनीय है। और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो अपना बाल विवाह को क्या करा सकता है? शून्य घोषित करा सकता है। अपराध है बाल विवाह। बाल विवाह क्या है? अपराध है। अपराध की श्रेणी में रखा गया है। हाँ, अपराध की श्रेणी में जरूर है, अपराध है, दंडनीय भी है, लेकिन विवाह की अगर तुलना करें उनके कि विवाह की स्थिति क्या होगी, तो विवाह तो वैध ही होता है ना, विवाह वैध होता है। आगे जाके अगर व्यक्ति वयस्क हो जाता है और उसको लगता है कि जो उसको बचपन में शादी कर दी उसको समझ नहीं थी, तो वो अपना बाल विवाह को क्या करा सकता है? शून्य घोषित करा सकता है। चाहे तो आगे बनाए रख सकता है, अगर उसे लगता है कि नहीं चलो जो हो गया ठीक है, आगे जाके अब बाकी कोई दिक्कत नहीं है तो बनाए भी रख सकता है। तो इसलिए विवाह की स्थिति कोई दिक्कत नहीं आती। अब ये कह रहा है कि बाल विवाह जो है कितने वर्ष के भीतर शून्य घोषित कराया जा सकता है? वयस्कता प्राप्त करने के, ये भी याद रखना है, कितने वर्ष के भीतर? वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष के भीतर आवेदन करना पड़ेगा। शादी की अवधि से कोई मतलब नहीं, वयस्कता से अब मतलब है कि अगर आप वयस्कता अधिनियम के तहत वयस्कता प्राप्त कर ली, मान लो आप 18 साल में वयस्क हो गए, तो 18 के साल बाद 2 साल गिन लीजिए कितने हो गए? 19 और 20 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं, लड़की है तो या लड़का है तो भी, है ना। तो कितने साल तक? 20 साल तक। वो 20 साल में 18 से गिन के बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है। वयस्कता अधिनियम के तहत जब भी आपने वयस्कता प्राप्त कर ली है तो उसके 2 वर्ष के भीतर आप क्या कर सकते हैं? उसके 2 वर्ष के भीतर आप आवेदन कर सकते हैं। ये डेट याद रखना है, कितने वर्ष के भीतर? वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष के भीतर आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद जो है सेक्शन इसका क्लॉज जो है 4 है। चौथा क्लॉज और है इसमें। चौथा क्लॉज क्या कहता है? देखिए अपन देखते हैं कि चौथा क्लॉज क्या कहता है। चौथा क्लॉज देखिए, चौथा क्लॉज कहता है इस धारा के अधीन अकृतता की डिग्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय विभाग के दोनों पक्षकारों और उनके माता पिता या उनके संरक्षकों को यह निर्देश देते हुए आदेश करेगा कि यथास्थिति दूसरे पक्षकार उसके माता पिता या संरक्षक को विवाह के अवसर पर उसको दूसरे पक्षकारों से प्राप्त धन, मूल्यवान वस्तुएं, आभूषण और अन्य उपहार या ऐसी अन्य मूल्यवान वस्तुएं, आभूषण या अन्य उपहारों के मूल्य के बराबर रकम और धन लौटा दे। ये सिंपल सी बात है कि अब भैया विवाह को आप शून्य घोषित करा रहे हैं, तो जो भी आपको मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त हुई थी, मूल्यवान है ना, जिनका कोई मूल है, मूल्यवान या फिर कोई वस्तुएं प्राप्त हुई थी, है ना, कोई वस्तु प्राप्त हुई थी, कोई जेवर वगैरह जो चढ़ते हैं ना, वो सारी चीज़ें या उसके बराबर धन। अब मान लो कई टाइम हो गया खर्च हो जाता है ना, तो उसके बराबर धन लौटाने का आदेश देगा। किसको देगा? स्वाभाविक सी बात है, बालक है तो उसके माता पिता हो सकते हैं, उसके संरक्षक हो सकते हैं। किसको? दूसरे पक्षकार को। एक पक्षकार द्वारा लड़की वाले ने दिया है तो लड़की वाले, एक पक्षकार द्वारा दूसरे, मतलब जिसने भी जिसको दिया है
है ना। लड़की वाले ने जो लड़की वाले ने जो लड़कों को दिया वो, और लड़के वाले ने जो दिया लड़की को वो, तो दोनों आपस में एक दूसरे का लौटाएंगे। कौन आदेश देगा? जी न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाएगा कि भैया जो भी मूल्यवान प्रतिभूतियाँ, सॉरी मूल्यवान जो भी वस्तुएं हैं, आभूषण हैं, उसको लौटाया जाए। अब विवाह शून्य घोषित कराना है तो ये थोड़ी ना कि संपत्ति जो भी आपको मिली थी, जो भी चीज़ें उपहार वगैरह जो भी मिले थे आप रखें बैठ जाएं। एक दूसरे के जिसने भी जैसा दिया है वो एक दूसरे को लौटाना पड़ेगा। इसका आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मूल्यवान प्रतिभूति वगैरह, सॉरी मूल्यवान वस्तुएं, प्रतिभूति नहीं, मूल्यवान वस्तुएं वगैरह हैं, संपत्ति वगैरह है, आभूषण वगैरह हैं, जो आभूषण वगैरह चढ़ाते हैं ना, आभूषण वगैरह ये सब आ जाते हैं। तो कुछ नहीं याद रखना कि वस्तुएं, बस कुल मिला के आप याद रखिए सामान वगैरह जो मूल्यवान होते हैं, जिनकी कीमत होती है। आभूषण मोस्टली मूल्यवान क्या होते हैं? आभूषण होते हैं। और उसके अलावा जो सामान वगैरह दिया जाता है शादी में, ये होता है ना, वाहन वगैरह दिए गया है तो वो होते हैं। ये सारी चीज़ों को लौटाना पड़ेगा, है ना। एक अगर आपने लिया है तो लौटाना पड़ेगा। इसका आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। परंतु इसमें भी है एक परंतु। क्या कहता है? परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंध पक्षकारों को जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और यह कारण दर्शित करने के लिए कि ऐसा आदेश क्यों ना दिया जाए सूचना न दे दी जाए। तो आप जानते ही हैं कि भैया ये आदेश न्यायालय तब तक पारित नहीं करेगा जब तक कि दोनों पक्षकारों को सुनेगा नहीं। दोनों पक्षकारों को सुनेगा, सुनने के बाद तो दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद जब सूचना देगा दूसरे पक्षकार को, जिससे भी मांगा जा रहा है उसको सूचना दी जाएगी, उसको बुलाया जाएगा। वो अगर वो ऑब्जेक्शन करता है कि नहीं लौटाना चाहिए तो क्यों नहीं लौटाना चाहिए, वो कुल मिला के दोनों पक्षकारों की राय सुनेगा। उसके बाद न्यायालय ये जो है धन वापस करने का या आभूषण वापस करने का आदेश पारित करेगा। तो सुनवाई के बाद ही आवेदन पारित करेगा न्यायालय, उससे पहले नहीं। देखिए धारा 4 जो है बाल विवाह के बंधन में आने वाली जो महिला पक्षकार है, कौन सी पक्षकार? महिला पक्षकार। तो जो महिला पक्षकार है उसके भरण पोषण और निवास के लिए उपबंधित संबंधित है। तो याद रखें, पहले तो आप ये याद रखें कि धारा 4 और 5 दोनों भरण पोषण से संबंधित, 4 और 5 काय से संबंधित है? भरण पोषण से संबंधित है। 4 जो है महिला पक्षकार के भरण पोषण से संबंधित है और 5 जो है बाल विवाह में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके भरण पोषण से संबंधित है। बाल विवाह में बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा, जो बालक जो बच्चों का जन्म होता है उनके भरण पोषण से संबंधित है ना। तो 4 और 5 दोनों भरण पोषण से संबंधित हैं। इसमें देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है, चौथे में पहला क्लॉज क्या कहता है? पहला क्लॉज कहता है धारा 3 के अधीन डिक्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय बाल विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार को, और यदि विवाह के बंधन में आने वाला पुरुष पक्षकार अवयस्क है तो उसके माता पिता या संरक्षक को, विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार को उसके पुनर्विवाह तक भरण पोषण का संदाय करने के लिए निर्देश देते हुए अंतरिम में अंतिम आदेश भी दे सकता है। तो ये कह रहा है कि भैया जब वो न्यायालय कोई डिक्री पारित करने वाला है, कोई न्यायालय जब डिक्री या आदेश पारित करता है अपना, तो वो डिक्री या आदेश पारित करने से पूर्व जो महिला पक्षकार है उसके भरण पोषण की व्यवस्था कर सकता है या उसके निवास की व्यवस्था, काय की व्यवस्था? भरण पोषण की। भरण पोषण याद रख लीजिए, भरण पोषण का आदेश दे सकता है, भरण पोषण का आदेश दे सकता है, अंतिम या अंतरिम दोनों में से किसी भी प्रकार का आदेश दे सकता है। जब वो विवाह को शून्य घोषित करा रहे हैं तो उससे पहले, उस आदेश को पारित करने से पहले न्यायालय वो जो महिला है, महिला पक्षकार यानी वधू है, उसके भरण पोषण का आदेश पारित करेगा, है ना। उसका आदेश पारित करेगा कि कब तक उसको भरण पोषण दिया जाए, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, जब तक उसका पुनर्विवाह नहीं हो जाता तब तक आपको भरण पोषण करना होगा। सबसे पहले भरण पोषण तो कौन करेगा? जो उसका पुरुष या पति कह लीजिए, वो उसका जिम्मेदारी है। अगर मान लीजिए वो अवयस्क है, मान लो बालक, सबसे पहले अगर अवयस्क है तो उसके माता पिता, कौन के माता पिता? लड़के के माता पिता। लड़के के माता पिता को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। कब तक देना पड़ेगा? या तो लड़का देगा, पहला तो लड़का का हक है, लड़का देगा। अगर वयस्क है तो लड़का देगा। अगर मान लो अगर किसी वजह से अवयस्क है तो फिर लड़के के माता पिता को उस महिला पक्षकार को, यानी कह लीजिए उस वधू को या उसकी बहू कह लीजिए, उनको क्या देना पड़ेगा? भरण पोषण देना पड़ेगा। कब तक देना पड़ेगा? जब तक वो लड़की का पुनर्विवाह नहीं हो जाता। तो याद रखना है ये कि उनके मेंटेनेंस के लिए आदेश कर सकता है न्यायालय जब वो बाल विवाह की डिक्री पारित करने वाला शून्य की, उसके पहले तो भरण पोषण का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए क्या कहता है,
संदेह भरण पोषण की मात्रा का अवधारण जिला न्यायालय द्वारा बालक की आवश्यकताओं, अपने विवाह के दौरान ऐसे बालक द्वारा भोगी गई जीवन शैली और संदाय करने वाले पक्षों को आय के साधनों को ध्यान में रखते हुए दिया जाए। ये तो कॉमन बात है जो आपने लिखा है दूसरे में कि भरण पोषण की राशि जब जिला न्यायालय, तो ये तो जानते हैं कि जिला न्यायालय तय करेगा। तो जिला न्यायालय जब तय करता है तो किस तरीके से तय करता है? पहली बात तो आवश्यकता है कि भैया आवश्यकता क्या है, मतलब आवश्यकता होती है ना हर इंसान की, किस लिए कितना पैसा की ज़रूरत है, तो उस आवश्यकता के हिसाब से तय करेगा, है ना। दूसरा जीवन शैली, जिस लाइफ स्टाइल को आप जीते हैं उस स्टाइल के हिसाब से दिया जाएगा। जब आप विवाह हुआ था उस तरीके से, जिस तरीके से आप रह रहे हैं, क्योंकि इस जीवन शैली का काफ़ी अंतर पड़ता है ना। एक आदमी कम में खर्चा चला लेता है, एक आदमी को ज़्यादा लगता है, तो जीवन शैली को भी ध्यान में रखा जाएगा, है ना। दूसरा कि आय के साधन, अब ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आय के साधन। अब जिस व्यक्ति से आप मांग रहे हो भैया उसके आय के साधन भी तो देखे जाएंगे कि भैया आपने कितना, आपने बोल दिया कि बोले 50,000 1 लाख चाहिए, अब उसकी आय है नहीं। तो ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय क्या करेगा? भरण पोषण की राशि तय करेगा। आवश्यकता हो गई, जीवन शैली हो गई, आय के साधन हो गए। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इससे ये तो कॉमन है। तो यह यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कब तक भरण पोषण दिलाया जाता है? जब तक उसका पुनर्विवाह नहीं हो जाता। कौन देता है? लड़का देता है या उसके माता पिता देते हैं? जैसी भी स्थिति हो, अगर लड़का वयस्क है तो लड़का देगा, अवयस्क है तो उसके माता पिता देंगे। किसके माता पिता? लड़का के माता पिता, लड़की के नहीं, लड़के के माता पिता। कब तक देंगे? जब तक लड़की का पुनर्विवाह नहीं हो जाता, उसकी शादी दूसरी जगह नहीं हो जाती, तब तक भरण पोषण देना पड़ेगा। तीसरा देखिए क्या कहता है, भरण पोषण की रकम का मासिक या एक मुश्त के रूप में संदाय का निर्देश दिया जा सकेगा। ये भी याद रखना कि भरण पोषण की राशि एक मुश्त भी दी जा सकती है या मासिक भी दी जा सकती, जैसी भी तय हो जाता है दोनों के बीच में वैसा, कि भैया इकट्ठा ले लो और ख़त्म करो। एक मुश्त भी हो सकती है, या आप कहते हैं कि भैया महीने का ले लो। तो जैसी भी स्थिति हो उस हिसाब से आदेश पारित किया जा सकता है। दोनों ही आदेश पारित किए जा सकते हैं, एक मुश्त भी पारित किया जा सकता है या मासिक भी पारित किया जा सकता है, जैसी भी स्थिति हो। इकट्ठा ले लिया तो मासिक नहीं है, और मासिक ले लिया है तो फिर एक मुश्त नहीं। तो जैसी स्थिति हो वैसा भरण पोषण